Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं AS2। देखिए AS2 जैसा कि इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो सबसे पहले बात आती है इन्वेंट्रीज होता क्या है। AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री की डेफिनेशन है, इन्वेंट्रीज वो असेट्स हैं जो हमने प्रोडक्ट या तो हमारा बनकर पूरी तरह से तैयार है या उस पर काम चल रहा है, मतलब आधा अधूरा बना हुआ है प्रोडक्ट, या फिर अभी उस पर काम शुरू भी नहीं हुआ, जिसको आप लोग फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल बोलते हो, वही हमारी इन्वेंट्रीज है। तो आइए एक बार लैंग्वेज देखते हैं AS2 में क्या यूज की हुई है। इन्वेंट्रीज आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने यहां पर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, गाड़ी जो पूरी बनकर तैयार है, आउटलेट में बिकने के लिए खड़ी है, वो क्या है? फिनिश्ड गुड। इसको हम लोग अपनी भाषा में फिनिश्ड गुड भी बोलते हैं ना, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड्स है, बनकर पूरी तरह से तैयार है, तो ये भी इन्वेंट्री का पार्ट है। लेकिन एक चीज आपने देखी, क्या लिखा है? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब अगर आपके पास कोई मशीन है जो आपको बेचनी है, पुरानी मशीन है बेचनी है, तो बेचनी तो वो भी है, तो क्या वो इन्वेंट्री बनेगा? नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेच रहे ना आप उसको। तो जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है वो जब बिकने के लिए तैयार है, एक तो फिनिश गुड वो हो गया। नेक्स्ट क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जिसको हम लोग WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इस पर अभी काम चल रहा है। ये देखो आधी अधूरी बनी हुई गाड़ी यहां पर रखी है, ठीक है। तीसरा क्या हुआ? फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, मतलब अभी ये रॉ मटेरियल्स है, इस पर यहां पर क्या लिख देते हैं? रॉ मटेरियल। अभी इस पर काम होना बाकी है, तो गाड़ी के लिए रॉ मटेरियल आए हुए हैं, ठीक है, जैसे स्टील, ग्लास, रबड़, ये सारी चीजें रखी हैं, अभी इस पर काम होना है, तो ये रॉ मटेरियल हो गए। अब एक चीज और लिखिए, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट है। मेंटेनेंस सप्लाईज क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, मेंटेन करने के लिए, हमारी मशीनें वगैरह जो है उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे ये पेचकस, हथौड़ा वगैरह होता है ना, कि कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो गया उसको ठीक करने के लिए ये सब सामान रखा रहता है, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है। एंड कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स क्या हो गए? जो मशीन वगैरह में ग्रीस, ऑयल, ये सब डलता है, ये पूरा कंज्यूम हो जाता है। और मेंटेनेंस सप्लाईज ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, इसलिए बस नाम अलग अलग रखा गया, कंज्यूमेबल्स और मेंटेनेंस सप्लाईज। ये सब किसका पार्ट हो गया? इन्वेंट्री का। आपको समझ में आया इन्वेंट्री क्या क्या बोला हमने? इन्वेंट्री इसका मतलब फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल है, WIP है, और रॉ मटेरियल के साथ साथ मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स, ये भी किस में आता है? इन्वेंट्री में ही आता है। ये चीजें बिकेंगी नहीं, बट ये चीजें हमारी यूज होंगी, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ठीक है। यहां पर मैंने एग्जाम्पल फिर दिखा रखा है रॉ मटेरियल्स का जो गाड़ी में लगते हैं। नोट क्या है देखिए, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर AS10। हम जब AS10 पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि अगर कोई ये तीनों चीजें, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट, अगर ये PPE की डेफिनेशन को मीट करते हैं तो फिर ये PPE बन गए ना, फिर ये इन्वेंट्री नहीं बनेंगे, फिर ये क्या बन जाएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो वहीं पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या हुआ? सर्विसिंग इक्विपमेंट तो वो हुआ सर्विस करने के लिए जो चीजें रखी है, जो मेंटेनेंस सप्लाईज, मतलब जो भी ऊपर बताया था। स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या होता है? स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या हुआ? जैसे हमारी मशीन है, अगर वो बीच में कुछ फॉल्ट हो जाता है, या फिर वो रिपेयर के लिए जाती है, या फिर जो एक रेगुलर उसकी सफाई वगैरह होती है उसके लिए जाती है, तो मीनवाइल जिस चीज से हम काम चलाते हैं वो हो गया स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सब अगर PPE की डेफिनेशन को मीट करते हैं तो वहां जाएगा, ना कि इन्वेंट्री बनेगा। फिर कहता है फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो AS2 की डेफिनेशन, AS2 के स्कोप में नहीं आती। क्या क्या है? WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शंस, जो पार्ट कंस्ट्रक्शंस की कॉस्ट है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी बिल्डिंग 31 मार्च को आधी अधूरी बनी हुई है, ठीक है, उसको बिल्डिंग बनानी है, वो आधी अधूरी बनी हुई है,
तो वो AS2 में कवर नहीं होगी। ठीक है। दूसरा कहता है WIP अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हमने अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, ठीक है, हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए किसी IT कंपनी को काम दिया, TCS को काम दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो 31 मार्च तक उन्होंने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अभी चल रहा है। 6 महीने का टाइम उन्होंने हमें कहा था कि 6 महीने लगेंगे, हमने फरवरी में काम दिया था, 2 महीने पूरे हो गए, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी। तो अभी उन्होंने, उन सर्विस प्रोवाइडर ने, TCS ने 31 मार्च तक थोड़ा बहुत काम कर दिया है, थोड़ा बाकी है, ये भी AS2 में कवर नहीं होता, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, आधी अधूरी सर्विस देना। फिर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये भी AS2 में कवर नहीं है। फिर अगर कोई लाइव स्टॉक वगैरह का स्टॉक रहता है, जैसे जानवर, ठीक है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब लकड़ी वगैरह, ये सब चीज़ों का स्टॉक है, तो ये भी AS2 में कवर नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा टू द एक्सटेंट मेजर्ड एट NRV एज पर प्रैक्टिस, ये कई बार नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर भी मेजर किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक सर्टिनिटी होती है कि अच्छा ये चीज़ इतने में बिकेगी, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये आगे देखेंगे, ये सब चीज़ें हम AS2 में कवर नहीं कर चलते। समझ में आ गई बात? आइए, तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि मेजर कैसे करेंगे अपनी इन्वेंट्रीज को। इन्वेंट्री बेसिकली 3 हुई, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स, है ना। देखिए, रॉ मटेरियल तो हमेशा कॉस्ट पर ही मेजर होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल जनरली कॉस्ट पर ही मेजर होगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन क्या है, अगर हमारा फिनिश्ड गुड कॉस्ट से भी कम पर बिक रहा है, ठीक है, अभी कुछ मार्केट में अगर ऐसी सिचुएशन है कि कॉस्ट से भी कम पर बिक रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी कम है फिनिश्ड गुड का, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग रॉ मटेरियल को भी फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या एक्सेप्शन हुई कि वैसे तो रॉ मटेरियल को हमारे को कॉस्ट पे मेजर करना है, लेकिन अगर फिनिश्ड गुड कॉस्ट से कम पर बिक रहा होगा तब हम उसको NRV पर मेजर कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड दोनों को हम लोग कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर मेजर करके चलते हैं। समझ में आई बात? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या होती है कॉस्ट, क्या होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी जस्ट मैंने ये बता दिया आपको। आइए, तो मैंने आपको कहा था अभी कि सबसे पहले कॉस्ट डिस्कस करते। कॉस्ट होता क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो यहां पर देखिए लिखा है इंक्लूड। मेजरली 3 चीजें इंक्लूड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। कॉस्ट ऑफ परचेज, जो रॉ मटेरियल हमने खरीदे, जैसे अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हमने खरीदे, रबड़, स्टील, ग्लास वगैरह, ये सब खरीदे तो कॉस्ट ऑफ परचेज हो गई। फिर इन रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक बनाने में जो पूरा प्रोसेस लग रहा है, पूरा जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उसमें जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई कॉस्ट है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई कॉस्ट है जो हमारी इन्वेंट्री बनी है उसमें उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से अगर वो नहीं होती कॉस्ट तो ये हमारी इन्वेंट्री बन ही नहीं पाती, तो वो वाली कॉस्ट भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आई बात? जैसे अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, वो घर बनाती है लोगों के लिए, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको, हमने कहा कि लेकिन आपको एक आर्किटेक्ट से पूरा डिजाइन बनवाना है, तो वो डिजाइन बनवाने के लिए किसी आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। अब उसकी डिजाइन की कॉस्ट लगेगी, तो हमारा जो घर जिस तरीके से बना है वो बन ही नहीं पाता अगर वो डिजाइन नहीं देता। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन भी क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई जो इन्वेंट्री में इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो ये अदर कॉस्ट का एक एग्जांपल हो गया। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डू नॉट इंक्लूड एबनॉर्मल वेस्टेज। कहते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज को कंसिडर करके मत चलो। ये एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब हुआ 2 वेस्टेज है। एक नॉर्मल वेस्टेज जो आपको एक अंदाजा है कि हाँ इतने % तो वेस्ट होगा ही होगा, ये पता है कि जब इसमें इनपुट जाता है तो जब आउटपुट निकलता है तो थोड़ी बहुत वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, वो कपड़े बनाती है, सूट वगैरह बनाती है, तो उसको पता है जो कपड़े के थान आते हैं
और जब उसको सूट में बदल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा बेकार हो जाता है, उसको पता है ये नॉर्मल वेस्टेज है, लेकिन किसी वजह से उस टाइम एक दो थान किसी और वजह से बेकार हो गए, जैसे कोई चूहे कुतर गए या बारिश में भीग गए, कुछ भी हो गया, ये उसकी एबनॉर्मल वेस्टेज हुई। समझ में आई बात? तो एबनॉर्मल वेस्टेज को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट भी इन्वेंट्री में नहीं आएगा, लेकिन अगर स्टोरेज जरूरी ही है इन्वेंट्री को बनाए रखने के लिए तब बात और है। मतलब अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे पेरिशेबल गुड होते हैं ना, अब जैसे ये जो कंपनियां दूध बेचती हैं तो उनको पता है दूध बनाने के बाद उसको थोड़े टाइम एक जो भी मिनिमम टेम्परेचर है उस पर रखना पड़ता है, तभी जाकर वो अगले दिन मार्केट में बिक पाएगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई फिर उसकी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ इसलिए स्टोर कर रखी है क्योंकि बिक नहीं रही, तो वो फिर स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तो फिर इन्वेंट्री बनकर तैयार हो चुकी ना, ठीक है। तो अनलेस रिक्वायर्ड स्टोरेज कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते, नेसेसिटी होगी तो बात और है। फिर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी इंक्लूड नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब कह सकते हैं ऑफिस के खर्चे, ठीक है। ऑफिस में जो एसी वगैरह का लगा हुआ है उसका डेप्रीसिएशन, ठीक है। जो मैनेजर्स वगैरह ऑफिस में बैठे हुए हैं उनकी सैलरी, ये सब चीज़ें का इम्पैक्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगे, मतलब अब जब सामान बन गया उसके बाद, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जा रहा है जहाँ पर इसको बिकना है, कस्टमर्स तक पहुँचना है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो सकता है, ट्रकों में सामान जा रहा है, कैरेज आउटवर्ड जिसको आप बोलते हो, तो ये सब कॉस्ट भी इन्वेंट्री के पार्ट नहीं बनेगी। फिर एक्सचेंज डिफरेंसेस, जैसे अगर हमने इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है, बाहर से खरीदी फॉरेन से, तो क्रेडिटर बन गया, अब हम उसको बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तब एक्सचेंज रेट मतलब डिफर कर गया, तो वो डिफरेंस जो आया वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो इंक्लूड करना है अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या इंक्लूड करने के लिए बोला? कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज की कॉस्ट हमारे को इंक्लूड करनी है। ये परचेज की कॉस्ट निकलती कैसे है? आप जो भी रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो वो सब कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगा। अब उस पर जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, सारे वो टैक्सेस इंक्लूड करने इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो रिकवरेबल ना हो, ठीक है। अगर आप उसको रिफंड ले सकते हो, आप उसका क्रेडिट ले लोगे, तो फिर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप उसका क्रेडिट ले लोगे या फिर आप उसको रिफंड ले लोगे तब टैक्सेस इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे। माइनस क्या करेंगे? अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आपको मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट करते वक्त कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अगर कुछ मिल गया, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गई गवर्नमेंट से, ये सब चीज़ें माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ परचेज निकल कर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में सामान पहुंचता है, पूरा जो प्रोसेस है वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होता है। उसमें बेसिकली एक तो लेबर की कॉस्ट लगेगी, लेबर उसको कन्वर्ट कर रही है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, और बचे हुए और बाकी क्या होगा? ओवरहेड्स लगेंगे, ऊपर के खर्चे। कैसे लगेंगे? अब उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे डिटेल में, और दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, जो वेरी करते हैं इनपुट के, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंगली जो वेरी करें वो हो गए वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। जैसे हर गाड़ी में एक म्यूजिक सिस्टम लगना है, तो वो म्यूजिक सिस्टम उतने ही लगेंगे जितनी गाड़ी हुई। गाड़ी कम तो म्यूजिक सिस्टम कम, जितनी ज़्यादा गाड़ी उतनी ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम। तो ये वेरिएबल ओवरहेड हो गया। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड क्या हुआ? जब गाड़ी एक बार बन गई उसके बाद वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जाती है इंस्पेक्शन के लिए। अब इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जो मैनेजर हमने बिठा रखा है वो उस डिपार्टमेंट की देखभाल कर रहा है, तो उसकी फिक्स सैलरी है। अगर तो इंस्पेक्शन के लिए गाड़ियां कितनी भी आए उसकी सैलरी तो महीने की उतनी ही है, तो वो हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आई बात? तो जो यूनिट के अकॉर्डिंगली वेरी ना करे वो फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं होता वो फिक्स ही रहेगा जिंदगी भर, नहीं। फिक्स्ड मतलब जो यूनिट के अकॉर्डिंगली वेरी ना करे वो है फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आई बात? तो वेरिएबल ओवरहेड को हम कैसे एलोकेट करते हैं?
एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर 1000 यूनिट बने तो 1000 यूनिट की कॉस्ट लेंगे, 400 बने तो 400 की कॉस्ट लेंगे। तो इसलिए एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड, ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसको हम एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। अगर हमारे यहाँ 1000 यूनिट जनरली बनते हैं, ठीक है, और 5-6 लाख रुपए का खर्चा होता है फिक्स्ड ओवरहेड का, तो 5 लाख हम डिवाइड करेंगे 1000 यूनिट से ही, ठीक है। हम नॉर्मल प्रोडक्शन लेकर चलते हैं, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुई, ठीक है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन किसी कारणवश उस साल कम होती है, तो मैं एक्चुअल प्रोडक्शन ले लूँ, अगर 1000 की जगह 700 ले लूँ, डिवाइड करूँ, तो पर यूनिट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड दिखेगा और हमारा इस साल का ग्रॉस मार्जिन भी कम दिखेगा, क्योंकि हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ा दी। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है, ना कोई रॉ मटेरियल महंगे हुए, ना कुछ महंगा हुआ, बस यूनिट कम बने तो हमने अपना पूरा ग्रॉस मार्जिन हिला दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू कर दिया। गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन को ही लेकर चलते हैं फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, ये आप याद रखना। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी 1000 है लेकिन बन जाए 1200, तब क्या लेंगे? तब एक्चुअल प्रोडक्शन ही लेंगे, क्योंकि अगर आप तब भी 1000 से ही डिवाइड करोगे, जबकि करना था आपको 1200 से, इसका मतलब फिर आप ओवर वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। 1200 की वजह से कॉस्ट कम पड़ गई आपकी हर यूनिट की, लेकिन आपने कम ना करके फिर भी ज़्यादा दिखाया। समझ में आई बात? इस वजह से अब मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को वैसे तो नॉर्मल से ही डिवाइड करना है, लेकिन अगर एक्चुअल ज़्यादा हो तो फिर हमारे को एक्चुअल से डिवाइड करना है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट करके लिख भी रखा है, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन देन टेक एक्चुअल प्रोडक्शन। अदर कॉस्ट, इसके अलावा कौन सी कॉस्ट हो सकती है? मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन का भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था वो। अच्छा, फिर हम एक AS 16 पढ़ते हैं, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे अगर आपने कोई ये सब इन्वेंट्री बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपने लोन लिया, तो लोन अगर इतना स्पेसिफिक लोन लिया है कि जो इसी के काम आ रहा है और हमारी इन्वेंट्री एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने में, तो हम फिर उसकी जो कॉस्ट होती है, लोन की कॉस्ट, मतलब जिसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते हो या फिर कह सकते हो इंटरेस्ट पे करना, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, तो ये इंटरेस्ट पे करना भी हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट रेयर चांस है ये, कब? जब आपने लोन स्पेसिफिकली उसके लिए लिया है और इन्वेंट्री हमारा सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने के लिए, ठीक है। ये हम AS 16 में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये तो तीनों कॉस्ट ऐड करी, लेकिन अगर ये प्रोसेस करते वक्त, ये बनाते वक्त आपका कुछ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, और वो बाय प्रोडक्ट भी ऐसा निकल जाता है कि जब बाजार में जाएं तो वो बिक भी जाता है, तो उससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू माइनस कर दो, जिससे कि हमारी कॉस्ट, क्योंकि हम उसको सेल क्या माने। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे शुगर केन से शुगर बनती है, तो एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है, उसको मोलासिस बोलते हैं, ठीक है। वो मोलासिस वाइन बनाने के काम आता है, वो मोलासिस वाइन बनाने के काम आता है, तो वो बाजार में बिकता है। तो अब उसको अलग से सेल ना दिखाकर, वो तो एक हमारा बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए तो हमने कुछ करा नहीं, तो इसलिए उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट से ही माइनस कर लो। जो आप ये कॉस्ट निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, उसी में इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इसलिए अब हेंस देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट माइनस NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।